हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज हम लोग देखने वाले हैं 28 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको दिख सकते हैं आपके सीयूटी एग्ज़ाम में, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये बताइए, कल वाली वीडियो देख ली क्या आप लोगों ने? अगर देख ली है तो बहुत आपको फ़ायदा मिला होगा इससे, और अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर उसको देखिएगा। खैर, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या आज करंट अफेयर्स 28 मार्च के। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सीयूटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे जीके, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोज़, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में। तो देखते हैं हम कि हमारे पास क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से, सीयूटी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हम लोग हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन किस बारे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि क्या Who has been appointed as the AHF Athletes Ambassador for 2 years? तो AHF Athletes Ambassador 2 साल के लिए किसको चुना गया है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ AHF क्या होता है ये आप लोग बताएंगे मुझे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हॉकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। और AHF एथलीट्स एम्बेसडर 2 साल के लिए किसको बना दिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। 2 साल के लिए AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन है हमारे पास ए सलीमा टेटे, बी रानी रामपाल, सी नवजोत कौर, या डी गुरजीत कौर। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका क्या रहने वाला है आंसर। सलीमा टेटे, रानी रामपाल, नवजोत कौर या गुरजीत कौर? फटक से। और अगर आपको लग रहा है कि सर 100% एक ही आंसर हो सकता है इसका, जो है क्या, रानी रामपाल, तो आप लोग एकदम 100% हो रॉन्ग। क्योंकि रानी रामपाल के बारे में तो हम लोगों ने किया था कि रानी रामपाल तो वो लड़की है जिसके नाम पर इंडिया में पहली बार स्टेडियम बना है ना। इससे पहले कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसके नाम पर स्टेडियम बना था, है ना। तो रानी रामपाल के नाम पे तो स्टेडियम बना है, ठीक है। और रायबरेली की रहने वाली थी, किया था हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है इसका, नवजोत कौर इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या है? क्या? सलीमा टेटे, ठीक है। तो सलीमा टेटे जो है, इनके नाम, ये क्या बनी है? ये बनी है AHF की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे। AHF एथलीट्स एम्बेसडर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए AHF एथलीट्स एम्बेसडर बनी है ये। और ये क्या है? ये मिडफील्डर है। क्या है ये? मिडफील्डर पोजीशन पे खेलती है। मिडफील्डर पोजीशन पे खेलती है क्या? हॉकी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जो है वो ये है कि जो सलीमा टेटे है, ये इंडिया की हॉकी टीम की, या जूनियर JUNIOR जूनियर इंडिया विमेन हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। क्या लिख रहा हूँ भाई साहब? विमेन लिख रहा हूँ, हॉकी लिख रहा हूँ? हॉकी, विमेन हॉकी टीम की क्या रह चुकी है? विमेन हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी है ये, ठीक है। और इसके कैप्टनशिप में 2021 में 2021 में अंडर हर कैप्टनशिप, जो 2021 में साउथ अफ्रीका में जो चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, उसमें इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आया था, 4th पोजीशन पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ठीक ठाक खेलने वाली, अच्छी खेलने वाली खिलाड़ी है, ठीक है। और इंटरनेशनली इंडिया को क्या कर चुकी है? रिप्रेजेंट भी कर चुकी है, एज ए कैप्टन भी रिप्रेजेंट कर चुकी है। और इसी को बना दिया गया है AHF एथलीट्स एम्बेसडर फॉर 2 years, जिसका नाम है सलीमा टेटे। आओ जल्दी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? ये है सलीमा टेटे, ठीक है, सलीमा टेटे। और देखो इसके बारे में क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि सलीमा टेटे एज द न्यू AHF एथलीट्स एम्बेसडर, बोल रहा है इंडियन women's hockey team midfielder Salima Tete has been appointed as the AHF athletes ambassador from India for a term of 2 years। तो 2 साल के लिए इसको अपॉइंट किया गया एज द AHF एथलीट्स एम्बेसडर, ठीक है, इंडिया की तरफ से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, फ्रॉम मार्च 2023 टू मार्च 2025। तो 25 मार्च 2023 से लेकर 25 मार्च 2025
25 तक इसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, सलीमा हैज लेड द इंडियन वुमेन्स जूनियर हॉकी टीम एज कैप्टन एंड स्टूड एट द 4th प्लेस एट द FIH हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसने कहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंडिया को रिप्रेजेंट करा है एक हॉकी वर्ल्ड कप में। FIH, अब FIH की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो FIH हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो है, FIH हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 में जो हुआ था, उसमें क्या करा था, इसने लीड करा था हमारे जूनियर विमेन हॉकी टीम को, और इसने ये कैप्टन थे उस टीम की, और कौन से रैंक पे आए थे हम लोग, 4th रैंक पे आए थे। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसको। द एशियन हॉकी फेडरेशन, AHF के बारे में बता रहा है कि जो हमारे एशियन हॉकी फेडरेशन है इज द गवर्निंग बॉडी फॉर हॉकी इन एशिया। ठीक है, तो एशियन हॉकी फेडरेशन क्या करती है, एशिया में जितनी भी हॉकी खेली जाती है तो उसको गवर्न करती है, कब कौन सा टूर्नामेंट किसके साथ होगा, वो सारी चीज़ें ये देखती है। और ये बनी कब थी, तो ये बनी थी 1958 में, और इसकी कैपिटल मलेशिया में है, कोलालमपुर में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अब 33 मेंबर्स हो चुके हैं। तो एशियन हॉकी फेडरेशन के अब कितने मेंबर्स है, 33 मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोलालमपुर में है, मलेशिया में। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1958 में। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो मत दिखाओ अपने अंगूठे, क्योंकि हिंदी में देखना है। एक बार देखो जरा, हिंदी में देख लो फटाफट से। नई AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में सलीमा टेटे। भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे को मार्च 2023 से मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए भारत से AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सलीमा ने कप्तान के रूप में भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम का नेतृत्व किया है और दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर विश्व कप 2021 में 4थे स्थान पर रही है। एशियाई हॉकी महासंघ एशिया में हॉकी के लिए शासी निकाय है। अब इसमें 33 सदस्य है। मुख्यालय इनका कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, ये है कौन, सलीमा टेटे, देख लो इसको, यही बनी है एम्बेसडर। तो हमारे पास हॉकी के बारे में 2 न्यूज़ हो गई है। एक न्यूज़ हमारे पास हुई है रानी रामपाल के बारे में, जिसके नाम पे स्टेडियम बना है रायबरेली में, और दूसरा है किसके बारे में, सलीमा टेटे के बारे में, जो कि एम्बेसडर बनी है। और कितने साल के लिए बनी है, 2 साल के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो अपन फाड़ के आ जाएंगे सर, फाड़ के एकदम। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज वायु प्रहार। एक्सरसाइज वायु प्रहार इज अ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड, तो वायु प्रहार एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और किसके बीच में हुआ है ये बताना है। अभ्यास वायु प्रहार भारतीय वायुसेना और किसके बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर 100% होने वाला है इंडियन नेवी, तो आप लोग बिल्कुल भी राइट नहीं हो, रॉन्ग हो, रॉन्ग। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर जो है इंडियन आर्मी है, तो आप लोग बिल्कुल भी राइट हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के साथ कौन, इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलकर क्या करा है, इन दोनों ने मिलकर ये जॉइंट एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है वायु प्रहार, वायु प्रहार। और इसमें स्पेशल फोर्सेस ने भी क्या लिया, हिस्सा लिया। तो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के साथ कौन था, इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी नहीं, इंडियन आर्मी, और इसके साथ स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर किया है ये वाली एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है 96 आवर्स चली है। कितने घंटे चली है, 96 आवर्स चली है ये एक्सरसाइज। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बारे में क्या बता रहा है ये, देखो क्या बता रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वायु प्रहार एक्सरसाइज दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, ये देखो कैमरेज वगैरह भी लगे हुए हैं और गन्स वगैरह भी लगे हुए हैं, गन्स ही है सारे, है ना, कुछ कैमराज भी है। ठीक है, ये ड्रोन भी है, लगता है ड्रोन है क्या ये, नहीं बंदूक है। ठीक है, चलो तो ये क्या है, वायु प्रहार एक्सरसाइज। देखो इसके बारे में क्या बता रहा है ये, इसके बारे में ये स्टार्ट कर रहा है क्या, देखो क्या बता रहा है। द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज कॉल्ड एक्स वायु प्रहार। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंट एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है क्या, एक्स वायु प्रहार।
इट इज अ मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज जॉइंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी। और ये क्या हो रहा है, मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज। मल्टी डोमेन का मतलब क्या, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जमीन पे एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हवा में एक्सरसाइज हो रही है, मतलब एयर में एक्सरसाइज हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पानी में हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है, मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हवा में भी हो रही है और जमीन पे भी हो रही है। जॉइंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी, ठीक है। और जॉइंटली कंडक्ट हो रही है इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, द स्पेशल फोर्सेज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद द आर्मी। तो इसमें स्पेशल फोर्सेज ने भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट किया है। एंड द एयर फोर्स इन द 96 आर एक्सरसाइज। और ये बोल रहा है कि स्पेशल फोर्सेज ने भी आर्मी और एयरफोर्स का साथ दिया है इस 96 आवर्स के एक्सरसाइज में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वायु प्रहार किस किस के बीच में हो जाएगा, तो आंसर क्या दोगे, तो आंसर दोगे आप लोग कि वायु प्रहार हुआ है एयरफोर्स। अब वायु से तो पता लग रहा है कि भाई क्या है, एयरफोर्स तो आना ही आना है इसमें। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज थी जिसका नाम है वायु प्रहार, वायु प्रहार, ठीक है। चलो बड़े आगे हिंदी में देखिए एक बार। हिंदी में देखो क्या है, इस वाले का नाम बताओ, मोटू का, मोटू का नाम बताओ। मैंने बताया था कि ये जियान है, ठीक है। जियान का नाम याद है क्या तुम लोगों को, ग्लोब मास्टर है क्या, ग्लोब मास्टर है ना, ग्लोब मास्टर है। और बाकी रफाइल वगैरह घूम रहे हैं हम लोग हमारे। और रफाइल हम लोगों ने कहाँ से मंगाए, ये आप लोग बताएंगे मुझे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, वायु प्रहार व्यायाम। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक्स वायु प्रहार नामक एक संयुक्त अभ्यास किया है। यह भारतीय नौसेना और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक मल्टी डोमेन एयर लैंड अभ्यास है। अच्छा जी, 96 घंटे तक चले इस अभ्यास में सेना और वायुसेना के साथ स्पेशल फोर्सेस ने भी हिस्सा लिया था। समझ में आया क्या, समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में तो धुर्राटे काट के आ जाएंगे सर, ठीक है। बड़े आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेट स्क्रैप द रिजर्वेशन ऑफ 4% गिवन टू मुस्लिम्स। ठीक है, इनमें से एक स्टेट है जिसने मुस्लिम्स को 4% का रिजर्वेशन दिया था। अब इसने क्या कर दिया, वो 4% का रिजर्वेशन हटा दिया है और 4% का रिजर्वेशन हटाकर दो दूसरी कम्युनिटीज को दिया है। मुस्लिम्स का हटा दिया है, मुस्लिम्स का स्क्रैप कर दिया है और दो किसी और कम्युनिटीज को क्या कर दिया है, वो रिजर्वेशन दे दिया है। तो ऐसा किस स्टेट ने किया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस राज्य ने मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है, 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो जल्दी जल्दी से आंसर दो और बताओ कि क्या आंसर रहने वाला है, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो है जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को, इसका आंसर क्या है, कर्नाटका है, कर्नाटका। और कर्नाटका जो है इसने क्या करा था, 4% रिजर्वेशन दिया था मुस्लिम्स को और अब मुस्लिम से वो हटाकर वो दे दिया गया है किसको, वो दे दिया गया है लिंगायत्स को और एक और कम्युनिटी को जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 4% मुस्लिम्स की जो क्या थी रिजर्वेशन थी वो ख़त्म कर दी गई है। और अगर हम लोग सेंसस की बात माने 2013 के, तो 2013 के सेंसस के अकॉर्डिंग कर्नाटका में कितना 13% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 13% मुस्लिम्स रहते, ठीक है। और इन 13% को 4% क्या दिया गया था, रिजर्वेशन दिया था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। और ये रिजर्वेशन अब बांट दिया गया है दो डोमिनेंट कम्युनिटीज में, एक लिंगायत से और दूसरी कौन सी है, दूसरी है वोक्कालिगास। देखेंगे उसके बारे में। देखो क्या बोल रहा है ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है क्या, देखो जरा, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है इसका, बसवराज बोम्मई, वही है क्या, बोम्मई बसवराज बोम्मई है ना, देखो जरा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट स्क्रैप्स 4% रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स। द कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैप द 4% रिजर्वेशन गिवन टू मुस्लिम्स एज पर 2011 सेंसस। मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 13% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। तो मुस्लिम जो है 13% है स्टेट के पॉपुलेशन के। द 4% रिजर्वेशन विल नाउ बी शेयर्ड बाय द टू डोमिनेंट कम्युनिटीज। और 4% रिजर्वेशन जो है अब कौन शेयर करेगा, विल बी शेयर्ड बाय द टू डोमिनेंट कम्युनिटीज। दो डोमिनेंट कम्युनिटीज जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उनको दिया गया है रिजर्वेशन। कौन से, द वोक्कालिगास एंड द लिंगायत। तो वोक्कालिगास को और लिंगायत को ये वाला रिजर्वेशन जो है वो दे दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटा दिया गया
और वोक्कालिगास को और लिंगायत को दे दिया गया। ठीक है, लिंगायत कौन है? लिंगायत जो है ये लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा और इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा। ठीक है, और लिंगायत जो है बसावन नाम का बंदा था, बसावन। ठीक है, तो बसावन नाम का जो बंदा था उसने स्टार्ट किया था ये 11वीं सेंचुरी में लिंगायत वाली कम्युनिटी, बसावन। तो बसावन खुद ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों की चीज़ें इसको सही लगती नहीं थी, तो रिफॉर्म करना चाहता था। और इसी के बसावन के ही फॉलोअर्स को लिंगायत या वैर शैवाज भी बोला जाता है, वैर शैवाज। ठीक है, तो वैर शैवाज बोल दो या लिंगायत बोल दो, एक ही बात है। लिंगायत कौन है? लिंगायत जो है ये वेयरर्स ऑफ लिंगा को लिंगायत बोलते हैं। और वैर शैवाज और लिंगायत सेम ही चीज़ है। ठीक है, वैर शैवाज बोल लो या लिंगायत बोल लो, लेकिन वैर शैवाज का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा और लिंगायत का मतलब होता है वेयरर्स ऑफ लिंगा। ठीक है, तो बसावन, बसावन के बारे में समझ में आ गया तुम लोगों को? बसावन कौन है? बसावन जो बंदा है इसने स्टार्ट किया था ये लिंगायत का सिस्टम। और इन लोगों का मानना है कि भाई पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, धर्मशास्त्र में जो कुछ भी लिखा है आलतू फालतू लिखा है। ठीक है, और क्या मरने के बाद ये लोग क्या नहीं करते? मरने के बाद ये लोग क्या नहीं करते? मरने के बाद ये लोग अंतिम संस्कार नहीं करते, है ना, और अग्नि दहन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? दफनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की अलग है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या दे दिया गया है? इन लोगों को दे दिया गया है रिजर्वेशन। समझ में आ गया होगा आई होप। हिंदी में देख लेते एक बार। ठीक है, रिजर्वेशन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म। कर्नाटक सरकार मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम राज्य की आबादी का लगभग 13% है। 4% आरक्षण अब राज्य के 2 प्रमुख समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत द्वारा साझा किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? समझ में आया है तो शो मी योर डटी डटी मेले मेले थम्स, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि हमारे पास और किस बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। चलो जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ डीजी क्लेम अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके अंडर में डीजी क्लेम नाम का ऐप या डीजी क्लेम नाम का पोर्टल जो है उसको क्या कर दिया गया? उसको ओपन कर दिया गया, इनॉग्रेट कर दिया गया। क्वेश्चन ये है कि इसको इनॉग्रेट किया किसने है? ऑप्शन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने पीएम फसल बीमा योजना के तहत डीजी क्लेम लॉन्च किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर या मनसुख मंडाविया। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर तब इनॉग्रेट कर दूंगा, किसका डायलॉग था? नरेंद्र मोदी का, तो यही आंसर होगा। तो इस बार ये आंसर एकदम रॉन्ग है। और अगर आपको लग रहा है कि सर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, रॉन्ग। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर नरेंद्र मोदी आंसर है इसका, सॉरी नरेंद्र तोमर इसका आंसर है, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर नरेंद्र तोमर ही है, क्योंकि नरेंद्र तोमर ही हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और बात हो रही है फसल की या फसल बीमा की। ठीक है, तो इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलो खैर, तो मुझे बताना क्या था? आप लोगों को बताना यह था कि डीजी क्लेम क्या है और पीएम फसल बीमा योजना क्या है। तो फार्मर्स जो है उनकी क्रॉप्स को और उनको क्या किया जाता है? इंश्योर किया जाता है। इंश्योर का मतलब क्या? ये वाला इंश्योर। ठीक है, कौन सी वाला इंश्योर है? ये इंश्योरेंस वाला इंश्योर है। ठीक है, उनका बीमा करवाया जाता है, मतलब। ठीक है, और किस लिए बीमा करवाया जाता है? कि क्रॉप्स वगैरह फेल हो जाए या कुछ हो जाए तो सरकार क्या करेगी? पहले इससे इंश्योरेंस कर रखा है तो सरकार उसके बदले में उनको पैसा वगैरह देगी। ठीक है, तो ये पैसा क्लेम करने के लिए बना दिया गया है क्या? डीजी क्लेम। अगर मान लो कि मैं एक फार्मर हूँ और मेरा इंश्योरेंस हो रखा है किसके अंडर में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और मेरी क्रॉप जो है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है और टूटती है, फूटती है ना, उतना प्रोडक्शन नहीं आता है या फिर बिकता नहीं है माल, तो अब क्या हो जाएगा? मैं क्या कर दूंगा? सीधा पीएम फसल बीमा योजना पे जाऊंगा और डीजी क्लेम खोलूंगा और डीजी क्लेम पे क्लेम करूंगा कि भैया मेरा इंश्योरेंस ला, पैसा ला। ठीक है, और वो पैसा मुझे मिल जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब डायरेक्ट सरकार की जेब से मेरी जेब में। ठीक है, बीच में कोई बंदा नहीं आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ स्टार्ट करी है। ठीक है, और किसने? नरेंद्र तोमर ने इसको किया है इनॉग्रेट। किसको? डीजी क्लेम को। ठीक है, आओ उसके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या हमारे पास होने वाला है। तो डीजी क्लेम को इसने, क्या नाम है इसका? नरेंद्र तोमर ने क्या करा है? इनॉग्रेट करा है या लॉन्च करा है। देखो जरा
क्या बोल रहा है ये, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र तोमर लॉन्च्ड अ डीजी क्लेम अंडर द पीएम फसल बीमा योजना फॉर क्लेम डिस्पर्सल थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। ठीक है, तो क्लेम डिस्पर्सल मतलब क्या, पैसा भिजवाने के लिए डीजी क्लेम जो है इसका स्टार्ट किया है। और तो और क्या बोल रहा है ये, किसके अंडर में स्टार्ट किया है, थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। अब नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय फसल बीमा योजना। ठीक है, तो उसके अंडर में स्टार्ट किया इसने। विद द डिजिटल क्लेम मॉड्यूल इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ ओवर 1260 crores have been disbursed to ensure farmers of 6 states। और ये क्या बोल रहा है कि डीजी क्लेम मॉड्यूल के थ्रू क्या किया गया है, 1260 करोड़ रुपए तो भिजवा भी दिए, दे भी दिए किसको, ऐसे फार्मर्स को जिनका इंश्योरेंस था उनको भिजवा भी दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और कितने स्टेट्स के फार्मर्स को भिजवाया, तो 6 स्टेट्स के फार्मर्स को भिजवाया। और ये 6 स्टेट्स कौन से हैं, देखो कौन से यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स जो है, ये 6 स्टेट्स इन लोग यहाँ के फार्मर्स को जो है वो इंश्योरेंस वगैरह के पैसे भिजवा भी दी गए। द पीएम फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन 2016। तो कब लॉन्च किया गया है इसको, तो पीएम फसल बीमा योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है 2016 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज एन इंश्योरेंस सर्विस फॉर फार्मर्स फॉर देयर यील्ड, ताकि फार्मर्स के जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, उसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह लगा रहे हैं। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। हिंदी में देखे एक बार, हिंदी में देखे, देखो कितने स्मार्ट है हमारे क्या, नरेंद्र तोमर जी। ठीक है, देखो नरेंद्र तोमर, और क्या डीजी क्लेम को इन्होंने क्या करा है, लॉन्च किया है। आइए फटाफट देखते हैं क्या है इसके बारे में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीजी क्लेम लॉन्च किया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक डीजी क्लेम लॉन्च किया है। अच्छा जी, डीजी क्लेम मॉड्यूल के साथ 6 राज्यों के बीमाकृत किसानों को 1260 करोड़ से अधिक के बीमा दावों का वितरण किया गया है। ये 6 राज्य है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की उपज के लिए बीमा सेवा के रूप में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, इसको इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। लेकिन इसका जो क्या है डीजी क्लेम है, इसको किसने किया, तो डीजी क्लेम को किया है इनॉग्रेट नरेंद्र तोमर में। तो दोनों नरेंद्र में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो, ये एक न्यूज है छोटी सी, तो इसके बारे में देख लो। एक बंदे हैं जिसका नाम है अभय छजलानी। तो अभय छजलानी जी जो है ये बहुत ही वेटरन, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट थे, जिनको पद्मश्री अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है। तो इनकी डेथ हो गई है कल, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखो क्या बोला, वेटरन जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी अभय सिंह छजलानी पास्ट अवे। वेटरन जर्नलिस्ट, वेटरन का मतलब पता ही है तुम लोगों को, एक्सपीरियंस्ड होता है आगे ना। वेटरन जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ पॉपुलर हिंदू डेली नई दुनिया। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ी होगी 12th की, तो तुम्हें पता होगा कि नई दुनिया नाम आता है उसमें, नई दुनिया का। तो नई दुनिया क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। हिंदी डेली मतलब हिंदी में आने वाला न्यूज़पेपर है जो कि रोज आता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर एडिटर इन चीफ किसका, हिंदी के अखबार का, जिसका नाम है नई दुनिया, अभय छजलानी पास्ट अवे एट 88। तो अभय छजलानी की 88 ईयर्स में क्या हो गई है, डेथ हो गई है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज की वजह से डेथ हो गई है इनकी। 88 ईयर्स एज है, तो अच्छी एज हो चुकी थी। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2009। तो इनको क्या मिला था, पद्मश्री जो है इनको 2009 में मिला था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। किस लिए दिया गया था, क्योंकि इनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा क्या था, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका जर्नलिज्म में। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन एंड इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके। ठीक है, समझ में आ गया। ये है फोटो, देख लो। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया कल। ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है अभय छजलानी। ठीक है, हिंदी में देखे, देखो क्या बोल रहा है,
अनुभवी पत्रकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभय छजलानी का निधन। तो अभय छजलानी का निधन हो गया। वयोवृद्ध पत्रकार और लोकप्रिय हिंदी दैनिक नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक अभय छजलानी का स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन ILNA और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में तो ये वाला हम लोग करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन है? कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट टू हेल्थ बिल कौन से स्टेट ने अपने स्टेट में क्या करवा दिया है? पास करवा दिया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ऊपर के तीनों क्या है? रांग 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 है। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर इसका क्या? वन एंड ओनली राजस्थान, अशोक गहलोत की सरकार। तो अशोक गहलोत की सरकार ने क्या है? राइट टू क्या दिया? हेल्थ दिया कि भाई तुम्हारा अधिकार है तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, और क्या? और इसमें हेल्प करेगा कौन? तुम्हारी हेल्प करेगा इसमें राजस्थान सरकार। और राजस्थान सरकार ने कहा कि राइट टू हेल्थ का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर बीमार हो जाता है और अगर वो सिविल हॉस्पिटल में जाता है या किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है या कुछ चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है जिसको गवर्नमेंट ने चुना है, तो तुम्हारा एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी से देखते हैं। देखो अशोक गहलोत जी दिख रहे, अशोक गहलोत जी ये रहे। ठीक है, आओ इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। तो राइट टू हेल्थ बिल जो है ये किसने पास किया है? तो राइट टू हेल्थ बिल तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया है। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और पहला स्टेट बन चुका है इंडिया का जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास करके दिखाया अपने विधानसभा में। अंडर दिस द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट will be able to avail themselves of free OPD services and IPD services in all public health facilities and in selected private hospitals। ये बोल रहा है इसकी वजह से जो रेसिडेंट्स है, राजस्थान के रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग फ्री में सर्विस ले सकते हैं या फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं किसका? OPD सर्विसेज का और IPD सर्विसेज का। और OPD और IPD सर्विसेज की फुल फॉर्म क्या है ये मुझे बताएंगे आप लोग, और कहाँ बताना है आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अंडर दिस द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट will be able to avail themselves of free OPD services and IPD services in all public health facilities and in selected private hospitals। तो जितने भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सिविल हॉस्पिटल से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल से, वहाँ पर जाओ अपना इलाज कराओ और आपकी नहीं लगेगी एक फूटी कौड़ी भी। आगे क्या बोल रहा है? गवर्नर कौन है राजस्थान का? तो राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्रा। और कलराज मिश्रा ने ये वाला सिस्टम जो है अटका रखा था पिछले 1 साल से, लेकिन लास्ट में आखिरकार कमेटी बिठाई गई थी और परमिशन मिल ही गई किसको? अशोक गहलोत को। क्या? राइट टू हेल्थ को पास करवाने का। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है हिंदी में देखते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विधेयक का अधिकार पारित करने वाला पहला राज्य बना। राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्य के निवासी सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और चयनित निजी अस्पतालों में मुफ्त OPD सेवाओं और IPD सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्रा। ठीक है, समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट से। और हम लोग देखते हैं किस बारे में? हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और कुछ है क्या? तो हमारे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ गया है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और उससे पहले कुछ सुन के जाइए कि हमारा प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट होने वाला है। प्रतिज्ञा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने के लिए
प्रतिज्ञा बैच में अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो ज़रूर पर ज़रूर एनरोल करना, ठीक है। देखो ज़्यादा पैसे नहीं है और टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। 35-40 दिन का कोर्स होने वाला है और इस 35-40 दिन में अगर आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से और वो पेपर आप लोग फाड़ के आ गए, मतलब अच्छा सा पेपर करके आ गए, तो आपको आपके मनचाही यूनिवर्सिटी मिलेगी। ये 1-2-3 हज़ार रुपये के लिए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। पढ़ाई करिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वाला कोर्स लीजिए, कोई भी कोर्स लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अपना ही लीजिए, किसी और का अगर लग रहा है आपको तो दूसरा का लीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग जिस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर, शायद ही कोई और तैयारी करवा रहा होगा, क्योंकि CUET में आप लोगों को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल CUET का सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, CUET अड्डा 24/7 है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतिज्ञा बैच में देखो हम लोगों को भी रिजल्ट देना है आखिरकार, है ना। तो एनरोल होने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है कौन सा, Y742, ये वाला। और Y742 आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक बम्पर डिस्काउंट, ठीक है। बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है और बहुत अच्छा वाला डिस्काउंट मिलने वाला है। ये ऐसे लिखना, ऐसे लिखना इसको, है ना, Y742 लोग डालोगे वैसे आपको क्या मिलेगा, बहुत 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 सारा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि, और कैसे आपको करना है पता ही है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है या ऐप पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास CUET का ऑप्शन आएगा, CUET का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर अपना डोमेन देख लेना, आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, कोर्स खुल जाएगा प्रतिज्ञा के नाम से। 2 खुलेंगे, एक महंगा खुलेगा, एक सस्ता खुलेगा, ठीक है। महंगे वाले में ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सस्ते वाले में कम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दोनों में से कहीं पर भी ये वाला कोड इस्तेमाल कर लेना। जहाँ पर कोड इस्तेमाल करोगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको 21% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरी मानो तो इस वाले बैच में कर लेना अप्लाई, ठीक है। ऐसे नहीं बोलता हूँ, तुम्हें पता है कि एकदम फिक्स रहता है अपना, मेरे को जब बोलना होता है तब बोलता हूँ, वरना नहीं बोलता मैं, ठीक है। तो अगर CUET करना है क्लियर और एक अच्छी तरीके से मेहनत करना है, कम से कम ये लगे क्लियर हो चाहे ना हो कि भाई मेहनत करी थी, मेहनत के बाद नहीं हुआ तो बुरा फील नहीं होता है ना। मेहनत बिना करे अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर बोलो यार नहीं हुआ, फिर डिप्रेशन में जाते हो, फिर सुसाइड वगैरह कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सारी की सारी आज वाली बातें आप लोगों के एकदम मगज में आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और मोइन पठान आपके अपने जीतू भैया ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबको कहते हैं जय हिंद।